नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं प्रभात कौशिक एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार डिस्कवरी स्टडी सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम वीडियो री एग्जाम के बारे में सीरीज लेके आए थे रीजनिंग की, तो उसी को आज कंटिन्यू करते हुए थोड़ा क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करें। सामान्य बुद्धि परीक्षण, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा। ठीक है, तो कल हमने जो क्वेश्चन किए थे दोस्त, वो किए थे हमने 85 तक, यानी कि 85 तक। ठीक है ना, तो आज जो क्वेश्चनों की सीरीज होगी वो क्वेश्चन नंबर 86 से शुरुआत होगी। ठीक है भाई, तो मैं आशा करता हूं कि पिछली जो क्लास थी रीजनिंग की, जितने भी क्वेश्चन थे वे आपने किए होंगे और आपको अच्छे से समझ भी आए होंगे और आपको पता चला होगा कि आपने अगर रीजनिंग में टॉपिक किए हैं तो कुछ नई चीज आपको जरूर देखने को मिली होगी। ठीक है, तो चलिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी भाषा में यदि CAMPHOR को DCPTMUI के रूप में और TROUBLE ट्रबल को UTRYGRL के रूप में कोड किया गया जाता है, तो उसी भाषा में प्लम्बर को कोड कैसे किया जाएगा। ठीक है ना, तो दोस्तों ये फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जैसे कि हम पिछली क्लास में पढ़ ही रहे थे। ठीक है ना, तो कंसेप्ट आपको पता ही है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिर देखिए भाई, हमें यहाँ पे C और D यहां से देखते ही पता लग रहा है कि +1 हो रहा है, A और C +2 हो रहा है ना, M और P +3 हो रहा है, फिर यहाँ पे P और यहाँ पे क्या है T +4 हो रहा है। ठीक है ना, देखते ही पता चला हमें। ठीक है ना, तो इसमें +1 +2 +3 +4 +5 इस तरीके से ऑपरेशन लगा हुआ है। ठीक है ना, तो पहले वाले में हमने ऑपरेशन चेक किया तो ये डायरेक्ट हम इसमें लगा दे PLUMBR प्लम्बर। तो P में अगर मैं +1 करता हूं तो इसका मतलब क्या होगा, ये P यानी कि P का नंबर क्या होता है, 16 है भाई। P का जो प्लेस वैल्यू होती है वो 16 होती है, तो 16 से अगला क्या होगा, 17, यानी कि इसका मतलब O से शुरू नहीं होगा, 17 यानी कि क्या से शुरू होगा। दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हुए। ठीक है, तो यहाँ पे QNXO यहां तक ये हमें O को चेक करना है। अब इसका मतलब यहाँ पे Q को चेक करना है कि O वाला आंसर है Q वाला आंसर है, तो यानी कि पहले तीन तो इसमें सेम है, तो हमें चौथे वाला लेटर को देखना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें हमें 4 जोड़ने हैं। 13 में 4 जोड़ोगे, क्योंकि M की जो प्लेस वैल्यू होती है दोस्त वो 13 होती है, और 13 में मैं जब 4 जोड़ूंगा तो 17 बनेगा, और 17 को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। तो यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q नहीं है, तो इसका मतलब A ऑप्शन भी कैंसिल, तो आंसर क्या हुआ, C। तो इसमें जो ऑपरेशन लगा हुआ था वो +1 +2 +3 +4 +5 +6 और +7, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है, तो ये ऑपरेशन लगा हुआ था। पहला पहले से चेंज है, दूसरा दूसरे से चेंज है, तीसरा लेटर तीसरे से, चौथा चौथे से, पांचवा पांचवे से, छठा छठे से और सातवां सातवें से। इसी को बोलते हैं हम फॉरवर्ड पैटर्न। क्लियर हुई बात यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमने ऑप्शन एलिमिनेशन से कर दिया, पहले हमने ऑपरेशन चेक किया, उसके बाद हमने डायरेक्ट इसमें लगा दिया। इसमें करने की जरूरत नहीं है, ये एक से ही काम हो जाता है हमारा। कई बार नहीं हो पाता तो हम दूसरे को भी चेक करते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा, नीचे दी गई श्रृंखला में पहचान करें कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ सकता है। ठीक है ना, एक सीरीज दी गई है, एक श्रृंखला दी गई है, और हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, फुल इज्जत के साथ क्वेश्चन को घूरना शुरू करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे B है, D F H J L, यानी कि +2 चला हुआ है ना, 2 2 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12। ठीक है ना, तो पहले वाले में +2 चला हुआ है, तो 12 और 2 14। इसका मतलब आंसर वही होगा जो N से शुरू होगा, तो ये M से शुरू है, हटाओ, ये भी M से शुरू है, ये भी हटाओ, तो 2 ऑप्शन बच गए भाई। तो दूसरे वाला भी देख लेते हैं, ये 24 है, ये 21 है, 3 कम हो गए, है ना, 21 में से 3 कम हो गए R, फिर 15 में से 3 कम हो गए, तो यहाँ पे 12 आ गया, 12 में से 3 कम किए तो 9 आ गया, यानी कि I आ गया। 9 में से जब 3 कम करोगे तो 6 होगा, और 6 को बोलते हैं हम F, 6 को बोलते हैं हम F, तो E वाला गलत हुआ, तो उसका मतलब F वाला सही हुआ, जो कि आपका C ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है ना, तो कई बार हम देखते ही पहचान जाते हैं कि ऑपरेशन क्या लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये आसान था, सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। ठीक है ना, थोड़ा कम समय में ज्यादा चीजें कराने की कोशिश करनी है अब। ठीक है ना, कंसेप्ट आपका समझ में आ गया, तो नेक्स्ट जो पेपर का जो भी रीजनिंग का प्रीवियस क्वेश्चन होंगे तो उसमें कोई कंसेप्ट बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंसेप्ट इसमें हम बता चुके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 88
नीचे दी गई श्रृंखला में पहचान करें कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ सकता है। बी क्यू टी, वी डी टी, वी एक्स जी, आई एक्स ए, सी के ए और सी ई एन और क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्त, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 1 मिनट दूंगा। ठीक है ना, या आप वीडियो पॉज करके पहले कोशिश कर रहे हैं इस क्वेश्चन को बनाने की। ठीक है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो मैं आपको देता हूं टाइम थोड़ा। ठीक है ना, तो एक बार बनाने की कोशिश करें, फिर देखते हैं किसका सही होगा, वो अपने आप को देख लेगा बाद में। ठीक है ना, चलिए तब तक मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है, चलिए भाई, जिस जिसका हो चुका होगा तो अपना आंसर मैच कर ले। करना कैसे है, सबसे पहले इस तरह की जो सीरीज जब भी तुम्हारे सामने होगी तो क्वेश्चन को फुल इज्जत के साथ घूरना है। ठीक है ना, हवाबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी। ठीक है ना, फुल इज्जत के साथ घूरना है, और आपको कहीं ना कहीं छोटा सा भी हिंट मिल गया ना तो आप अपने क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है भाई, देखिए, तो आप जैसे ही बी क्यू टी और वी डी टी, तो आपने यहाँ पे देखा टी और टी यहाँ पे सेम आ गया। फिर आपने इन दोनों में कंपेयर की, यहाँ पे पहला पहले में चेंज, मतलब पहला सेम है। फिर आपने देखा तीसरा और चौथे को तो दूसरे वाला सेम है। फिर आपने देखा कि इसको इसमें कंपेयर की तो लास्ट वाला सेम है। फिर लास्ट वाले दो में कंपेयर की तो पहले वाला सेम है। क्लियर होगी बात? तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं आपको ये पता चली गया कि यहाँ पे क्या है, तीसरे वाला सेम है। ठीक है दोस्त, और इन दो में क्या है भाई, पहले वाला सेम है। और इन दो में क्या है भाई, इन दो में दूसरे वाला लेटर सेम है। इन दो में दूसरे वाला लेटर सेम है। और इन दोनों में क्या है भाई, इनमें तीसरे वाला लेटर सेम है। और इन दोनों में क्या है मेरे दोस्त, इसमें पहला लेटर सेम है। तो आप एक बात बताओ, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तो इसका मतलब जो भी आंसर होगा उसमें दूसरा लेटर सेम होगा। बोलो यस और नो। आप कहोगे सर बिल्कुल। सबसे आसान तरीका बता रहा है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे इजी मेथड जो होगा, तो दूसरे वाला यानी कि इसमें ई है तो ई सेम होगा, यानी कि बीचों बीच ई होगा। तो आंसर दोस्तों वही ऑप्शन होगा जिसमें बीच में ई होगा। तो बीच में ई न तो ए में है, हटा दो। बीच में ई है, बिल्कुल ठीक है। बीच में ई है, आप कहोगे सर नहीं, तो इसका मतलब सी बी ऑप्शन नहीं है। बीच में ई है तो इसका मतलब अब दो ऑप्शन में फंस चुके भाई हम, एक तो बी ऑप्शन में और एक डी ऑप्शन में। अगर मान के चलिएगा 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे होते जिसमें ई बीच में ना होता तो हम बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को करके निकल जाते। ठीक है ना, लेकिन अब हम 2 ऑप्शन में फंस चुके, ये तो आंसर बी होगा या फिर आंसर डी होगा। तो अब आपको देखो किस तरीके से क्वेश्चन को देखना है, किस नजरिए से देखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको दूसरा वाला दिख रहा है और यहाँ पे आपको दूसरे वाला दिख रहा है, यानी कि इन दो पे फोकस करना है, इन दो पे फोकस करना है, बाकी केवल इन दो पे। ठीक है ना, तो देखिए भाई, इसमें यहाँ पे मैं लिख देता हूं वी एक्स जी, वी एक्स जी, और यहाँ पे है आई एक्स ए। ठीक है दोस्त, अब आप ये चेक करोगे कि यहाँ पे एक्स तो सेम हो ही गया। ठीक है, यहां जी है, जी 7, जी की प्लेस वैल्यू 7 है और आई की प्लेस वैल्यू 9 है। तो मैं कह सकता हूं कि क्या यहां पे +2 हुआ होगा। ठीक है, ये जो v की प्लेस वैल्यू होती है दोस्त, ये होती है 22, और ये a को हम 1 भी कह सकते हैं और a को हम 27 भी कह सकते हैं। तो ये 22 है, 22 में मैं क्या जोड़ू कि 27 बन जाए, तो 22 में मैं 5 जोड़ सकता हूं, यानी कि 5 अगर मैं यहाँ पे जोड़ता हूं, 5 और 5 जोड़ दो, 22 और 5 27, यानी कि a बन गया। ठीक है ना, तो यही सेम ऑपरेशन में यहाँ पे लगाने वाला हूं। ठीक है, तो CEN, CEN। ठीक है दोस्तों, CEN, तो बीच वाला तो बिल्कुल सेम ही होगा। इसमें +2 कर दूं तो 14 और 2 16, 16 का मतलब P, 16 का मतलब क्या होगा P, और इसमें मैंने 5 जोड़ दिया, 3 में 5 जोड़ोगे तो 8 बनेगा, और 8 का मतलब H। क्या ये ऑप्शन में है? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, PEH डी ऑप्शन है, इसका मतलब बी ऑप्शन भी गलत है। तो ये सबसे आसान तरीका था, पूरा पूरा चेक नहीं करना मेरे दोस्त, केवल और केवल आपको सीरीज, देखो नाम से ही पता लगा हुआ है कि ये सीरीज है। अगर ये सीरीज है तो सीरीज में हमें कॉमन चीजें देखनी होती है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो फुल इज्जत के साथ क्वेश्चन को घूरना है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें अपने क्वेश्चन को करना है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 89। देखिए फिर से श्रृंखला आई कि नीचे दी गई श्रृंखला
में पहचान करें कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क बीचों बीच है यहाँ पे। ठीक है, इसके जगह क्या होगा। ठीक है, समझिए। तो पहले आप देख लेते हैं लेटर को, 3 और 3 6। सबसे पहली और जरूरी बात क्या है आप समझिएगा भाई, अगर तुम कंपटीशन के फील्ड में कदम टेक ही चुके हो तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि रीजनिंग में जो कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है, इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपको ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर है, 26 ही लेटर है, सबकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। ये बिल्कुल भी गंदी हरकत नहीं करनी कि जैसे पहले बच्चे क्या करते थे कि एग्जाम हॉल में जाते ही सबसे पहले रफ पेज पर ये सारे नंबर मतलब सारी लेटर लिख के 1 2 3 इस तरीके से जेड तक लिख लिया और 26, और जब क्वेश्चन होगा तो यहां से देख देख के करते थे। अरे भाई, अगर ऐसे देख देख के करोगे तो आप अपना समय बर्बाद करोगे। तो इन 26 लेटर को याद करने में कोई बड़ी बात तो है नहीं। क्लियर होगी बात। घर पे बैठिए, एक पैराग्राफ लिखो कहीं से भी, या छोटे बच्चे की किताब लो, पैराग्राफ लिखो, देख देख के एक बार उसको फिल कर दीजिएगा, अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से याद कर लेना। ठीक है, तो याद करने जरूरी है, इसलिए मैं कहीं पे भी नंबर नहीं लिख रहा, मेरे सारे याद है। ठीक है ना, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, यानी कि ओ से शुरू होगा। 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 और 3 24। इसका मतलब लेटर में क्या हुआ, +3 +3 +3 जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, ओ से शुरू होगा इसका मतलब, तो ओ वाला सही होगा, क्यू वाला गलत होगा। अब दो ऑप्शन में फंस चुके, ओ 25 है, ओ 23 है, इन दोनों में से क्या होगा। तो फुल इज्जत के साथ फिर से घूरना है क्वेश्चन को, क्योंकि सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो यहां पे आप देख रहे होंगे 2, यहां पे आप देख रहे होंगे 5 है भाई, यहां पे आप देख रहे होंगे 2, यहां पे 5 है, यहां पे 11 है, यहां पे 17 है, यहां पे 31 है, और यहां पे 41 है, और यहां पे 47 है। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है नंबरों की, नंबर को देखते हिस्ट्री ज्योग्राफी अगर तुम्हारे सामने आ गई तो इसका मतलब क्या है कि आपको नॉलेज है। तो 2 5 11 17 31 41 47, ये सारी की सारी संख्या क्या अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। आप कहोगे सर बिल्कुल प्राइम नंबर है। 2 के बाद प्राइम नंबर 3 आना चाहिए। 2 के बाद क्या होता है 3, लेकिन 3 तो यहां पे है नहीं, इसका मतलब 5 आ गया। ठीक है ना, 5 के बाद प्राइम नंबर 7 होता है, लेकिन 7 नहीं आया, 11 हो गया। तो मैं समझ गया कि इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइम नंबर की सीरीज तो है, लेकिन एक एक प्राइम नंबर बीच में छोड़ रखा है। ठीक है ना, एक प्राइम नंबर बीच में छोड़ रखा है। तो 2 के बाद 5 आया, 3 छोड़ दिया, 5 के बाद 11 आया, 7 छोड़ दिया, 11 के बाद 13 आना चाहिए था, तो 17 आ गया, यानी कि 13 छोड़ दिया। 17 के बाद 19 आना चाहिए था, लेकिन 19 छोड़ेगा, 19 के बाद सीधा 23, यानी कि आंसर क्या होगा ओ 23, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन गलत होगा। क्लियर होगी बात। और वैसे भी देखते ही अगर किसी को पता लग गया कि ये सारे प्राइम नंबर है मेरे भाई, तो बीच में यहां भी प्राइम नंबर ही होगा, तो उसका मतलब 25 आने का तो सवाल ही पैदा नहीं, क्योंकि 25 तो वैसे भी प्राइम नहीं है, ये तो कंपोजिट नंबर है ना, ये तो यौगिक संख्या है, संयुक्त संख्या है, क्योंकि कंपोजिट नंबर को हम 3 4 नाम से जानते हैं, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या। क्लियर हुई बात यहाँ पे। ठीक है, तो एग्जामिनर क्या करता है, शब्दों का जाल बुनता है, शब्दों का जाल बुनता है। ठीक है ना, वो फंसाने की कोशिश करता है एग्जाम में, यानी कि शब्दों को घुमा फिरा के लिखता है। जैसे कि बच्चे ने तो पढ़ा भाज्य संख्या, लेकिन उसने लिख लिया यौगिक संख्या। अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होगा कि यौगिक संख्या आखिर है क्या। तो यौगिक संख्या हो, संयुक्त संख्या हो, भाज्य संख्या हो, विभाज्य संख्या हो, कंपोजिट नंबर हो, सबकी बात एक ही है मेरे दोस्त। क्लियर होगी बात यहाँ पे। ठीक है, तो ओ 23 यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए भाई 89 के बाद 90। तो भाई बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोर्ड मास आप जानते ही होंगे, बोर्ड मास का क्वेश्चन पूछते ही पूछता है बोर्ड मास। तो इसमें कहीं ब्रैकेट नहीं है, मारो गोली, ऑफ नहीं है, मारो गोली, यानी कि डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर काम दिया हुआ है। ठीक है ना, डिवाइड है क्वेश्चन में, माइनस है, और डिवाइड है, और मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है ना, तो भाई नियम ये है कि सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे। अब जो बचा ये एएस यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये बनाते हैं सेगमेंट, ये बनाते हैं क्या, सेगमेंट, यानी कि क्वेश्चन को अलग अलग हिस्सों में तोड़ देते हैं। यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से आप किसी को भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये सेगमेंट बनाते हैं मेरे दोस्त। ठीक है ना, अगर ये सेगमेंट बनाते हैं तो आप किसी को भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको पहले प्लस ही सॉल्व करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, और अगर आपको पहले सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इनमें से कोई सा भी पहले सॉल्व करना है कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये सेगमेंट बनाते हैं। क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो इसके बारे में आप जानते ही होंगे, बचपन से सीखे हुए हैं। ठीक है,
तो भाई बस ये बात याद रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन, बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको रीजनिंग में दिखाई देगा, तो बस आपको थोड़ा फास्ट काम करना है, यानी कि कोशिश करो कि ज्यादा काम मेंटली सोल्व कर पाओ, यानी कि एक साथ सोल्व कर पाओ चीजों को, ठीक है ना। देखिएगा भाई, यहां पे प्लस को माइनस के साथ, प्लस को किसके साथ, माइनस के साथ, यहां पे कहा गया है प्लस को माइनस के साथ, और डिवाइड को मल्टीप्लीकेशन के साथ बदला गया है। अब ये नहीं कि केवल प्लस को ही माइनस बदलना है, माइनस को भी प्लस बदलना है, यानी कि ये आपस में इंटरचेंज है, ये भी आपस में इंटरचेंज है, माइनस को प्लस में या प्लस को माइनस में, डिवाइड को मल्टीप्लीकेशन में या मल्टीप्लीकेशन को डिवाइड में, ठीक है दोस्त। तो अब देखिएगा करना कैसे है। भाई हमें पता है कि यहाँ पे तो माइनस ही होगा, तो यहाँ पे डिवाइड होगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हो 13। भाई 3 से डिवाइड करोगे 39 को, क्योंकि यहाँ डिवाइड आना है, 13 3 39, तो 13 आ गया, यहाँ पे बीच में माइनस होगा, क्लियर होगी बात। यहाँ पे 10 है, माइनस की जगह प्लस होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान होगा, 13 दूनी 26। अब देख लेते हैं यहाँ पे भाई 13 प्लस 16, 13 प्लस 16 क्या बनेगा दोस्तों, 29 बनेगा, जो कि बिल्कुल आसानी से हमने कर लिया, ठीक है ना। 29 बड़ा आसान सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, 29 इस सवाल का आंसर है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। यदि हम प्लस को माइनस के साथ और भाग को गुणा के साथ आपस में बदल देते हैं, तो निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण सही है, ये बात की गई है। तो ये भी बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो किस तरीके से सॉल्व करना है, वही सेम पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, डिवाइड का निशान तो 5 मिलेगा, यहाँ पे 5 3 5 15, यहाँ पे प्लस का निशान हो गया, यहाँ पे माइनस का निशान हो गया 17 माइनस 6, 6 को अभी लिखना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी कि यहाँ पे 12 हो गया, ठीक है दोस्त। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 12, ठीक है। डायरेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे डिवाइड का निशान होगा, यहाँ पे डिवाइड का निशान होगा, यहाँ पे प्लस का निशान होगा, यहाँ पे माइनस का निशान होगा, और यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, क्लियर हुई बात यहाँ पे। तो 3 पंजे 15 प्लस, और यहाँ पे प्लस हो गया, तो 17 माइनस 6 दूनी 12, ठीक है, क्योंकि पहले हम भाग को सोल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेंगे, फिर प्लस या माइनस में से किसी एक को सोल्व करेंगे, क्लियर हुई बात। तो 7 में से 2 गए 5, 5 और 5 10, यानी कि 10 आया यहाँ से आंसर, जो कि 11 नहीं बनता, इसका मतलब ये ऑप्शन हो गया गलत। तो पहला ऑप्शन हो गया आपका गलत, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान है, 7 दूनी 14, मैंने यहाँ पे लिख दिया 14, माइनस 8 माइनस 21, यानी कि 8, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस, यानी कि प्लस, ठीक है ना। ये मल्टीप्लीकेशन का निशान है, तो भाग में बदलेगा, 3 सते 21, क्लियर होगी बात। यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या बनेगा, 8 में से 7 गए माइनस का 1, और 14 में से 1 गया माइनस का, तो 13 बनेगा। यहाँ से क्या बनेगा दोस्तों, 13 बनेगा, यानी कि बी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, क्लियर हुई बात यहाँ पे, ठीक है भाई। अब देखिए भाई, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस होगा, 12 प्लस 16 डिवाइड बाई, यानी कि 2 8 16, 8 हो गया, फिर माइनस 5 चौक 20, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का निशान होगा, 5 चौक 20। तो यहाँ देखते हैं भाई, 12 8 20 माइनस के 20, ये कट गया पूरा, यानी कि 0 देगा, यहाँ पे 1 है, तो ये आंसर भी गलत है। अरे 3 ऑप्शन हमने गलत साबित कर दिए, तो चौथा तो अपने आप ही होगा। तो देख लिए, चेक कर लीजिएगा, 17 माइनस 7 दूनी 14 माइनस 3 सते 21, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आप, ये 17 में से 14 घटाओगे, तो 7 में से 4 गए 3, प्लस के 3, क्या गड़बड़ हुई, 1 सेकंड भाई, 17 है, यहाँ प्लस है तो माइनस, अब यहाँ 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का निशान होगा ना, यहाँ प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, और 3 सते 21, यहाँ 7 होगा, ठीक है ना। तो 17 माइनस के 7 बचेगा, क्योंकि 17 माइनस 7 इक्वल टू 10, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो साइन चेंज हो गया था, इसलिए थोड़ी गलती होने की संभावना थी, ठीक है ना। तो बहुत फास्ट करना है आपको ये काम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92, नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़े, ए और सी के बीच क्या संबंध है। तो आपको बताना है कि ए और सी के बीच में क्या संबंध है। नीचे दिए गए कथनों को पढ़े, ए बी का बेटा है और सी डी की बेटी है, ठीक है। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी। तो बेटा ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, ये है डाटा सफिशिएंसी, यानी कि हमें यहाँ पे
क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना होता, केवल बस ये बताना होता है कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। और डाटा सफिशिएंसी के अंदर जितने भी रीजनिंग में चैप्टर है सभी को इंक्लूड किया गया है, यानी कि डाटा सफिशिएंसी को आपको अलग से रीड करने की पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, वही सेम कंसेप्ट यूज होंगे जो आपने चैप्टर में पढ़े थे। ठीक है दोस्तों, और डाटा सफिशिएंसी के वीडियो के एग्जाम में भरमार क्वेश्चनों की भरमार थी। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे डाटा सफिशिएंसी से, 8-9 क्वेश्चन यहां से आए थे वीडियो के एग्जाम में। ठीक है दोस्त, तो चलिए करने की कोशिश करते हैं। बाकी ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट मैं आपको पिछली वीडियो में बता ही चुका, ठीक है, तो करिएगा। तो इसमें कह रहा है कि ए और सी के बीच में क्या संबंध है, तो दोस्तों हमें बताना है ए और सी के बीच में संबंध कि ए सी का क्या लगता है या सी ए का क्या लगता है। ठीक है, तो यहां पे दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़े। ए बी का बेटा है, ए किसका बेटा है, बी का, तो बी का बेटा कौन हुआ दोस्तों, ए, तो नीचे बना दिया मैंने, ए बी का बेटा है और सी डी की बेटी है, और सी डी की बेटी है। अब डी की बेटी कौन है भाई, सी डी की बेटी है तो नीचे कर दिया। ठीक है ना, ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है। ठीक है ना, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट इससे जुड़ा हुआ नहीं है। कभी सोचो कि और के बारे में बताया था सर ने, और का मतलब क्या होगा कि ए है, ए सी और डी की बेटी है, क्या बात होगी, तो गलत होगा ना। ठीक है, तो सबको इसको पढ़ना है ढंग से, ये देखना है कि और का मतलब यहाँ पे वो वाला और है या फिर दूसरा और है, यानी कि संयोजक चिन्ह का काम कर रहा है। ठीक है ना, देखिएगा जोड़ रहा है दो स्टेटमेंट को, ये केवल और यहाँ पे दो स्टेटमेंट को जोड़ रहा है कि ए बी का बेटा है और सी बी डी की बेटी है। ठीक है, और हमें संबंध किसके बारे में बताना है दोस्तों, ए और सी के बीच में संबंध बताना है कि ए सी का क्या लगेगा और सी ए की क्या लगेगी, ये चेक कर रहा है। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से कोई एक ऑप्शन इस क्वेश्चन में ए और सी के बीच में संबंध को बता सकता है। अब देखना है हमें कौन सा ऑप्शन है वो। ठीक है ना, ए सी से बड़ा है, ये कह रहा कि ए जो है सी से बड़ा है, इससे तो पता ही नहीं चला कि संबंध क्या होगा, तो गलत हो गया। सी ए से लंबा है, अब ये कह रहा कि सी जो है ए से लंबा है, इससे भी नहीं पता चल पा रहा कि संबंध क्या होगा इन दोनों के बीच में, हटा दो। बी पुरुष है और डी महिला है, कह रहा कि बी पुरुष है और डी महिला है, तो कोई दिक्कत नहीं, बी पुरुष हो सकता है और डी महिला हो सकती है, लेकिन भाई मुद्दा तो ये है ए और सी के बीच में क्या संबंध है, क्या सी ऑप्शन बता पाएगा, आप कहोगे सर नहीं बता सकता। ठीक है ना, तो एक ऑप्शन बचता है, जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं तो लास्ट ऑप्शन जो भी बचेगा वही आंसर होगा, जाहिर सी बात है, तो आपका आंसर डी होगा। तो कह रहा कि डी बी की पत्नी है, ये डी क्या है भाई, ये पत्नी है किसकी, बी की, तो इसका मतलब बी और डी आपस में पति पत्नी है, यानी कि ए बी का बच्चा है यानी कि लड़का है और डी का भी ये लड़का होगा फिर, है ना। तो ए और सी में क्या संबंध हुआ, ए भाई लगेगा भाई सी का और सी बहन लगेगी ए की, तो इनके बीच में संबंध आ गया क्या, भाई और बहन। तो यहां से स्पष्ट हो चुका मेरे दोस्त कि ये रिश्ता मिल चुका कि भाई बहन का संबंध है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका, तो पिछली वीडियो यानी कि क्लास नंबर 2 को आपको देखना पड़ेगा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अब जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा, अगर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया तो मैं कोई कंसेप्ट नहीं बताने वाला, आपको शुरू से देखनी पड़ेगी। यही कारण था कि पहली वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी थी, क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा हमने कंसेप्ट को डिस्कस किया था। ठीक है, तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 93 में क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए पर्सन को पढ़े, दीपक और सतीश के बीच कितने छात्र बैठे हैं। नीचे दिए गए कथनों को पढ़े, 20 छात्रों का एक समूह पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहा है। राजेश बाईं ओर से 5वें स्थान पर है, सतीश के दाईं ओर 5 छात्र हैं, दीपक राजेश और सतीश के बीच कहीं पर बैठा है। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ये आपका रैंकिंग अरेंजमेंट से है, किससे, रैंकिंग अरेंजमेंट से ये टॉपिक है। ठीक है ना, तो रैंकिंग अरेंजमेंट के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट पहले हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, रैंकिंग अरेंजमेंट देखिएगा भाई, रैंकिंग अरेंजमेंट तो नाम से ही जैसे स्पष्ट हुआ, रैंकिंग का मतलब क्या होगा, रैंकिंग का मतलब क्या होगा मेरे दोस्त, रैंक को हम हिंदी में बोलते हैं स्थिति। क्या बोलते हैं मेरे भाई, स्थिति, किसी भी लड़के की स्थिति। ठीक है ना, अब रैंक जो शो करेगा वो करेगा डिस्टेंस को, किसको, डिस्टेंस यानी कि दूरी को, किसको शो करेगा मेरे भाई, दूरी को। और रैंकिंग अरेंजमेंट चैप्टर में
हमेशा याद रखना, ऑलवेज, ऑलवेज हम फिगर जो बनाते हैं, फिगर यानी कि डायग्राम जो बनाते हैं, वो किसका बनाते हैं? वो हमेशा डिस्टेंस का बनाते हैं। हम फिगर जो बनाते हैं वो डिस्टेंस का होता है। किसका? डिस्टेंस यानी कि दूरी का, डिस्टेंस का होता है, का होता है, का होता है। ये बात मैंने लिख दी ताकि आपके दिमाग में ये बात घर घर कर जाए, ठीक है ना। अब देखिए, मैं बोलता हूं कि एक पंक्ति में राहुल का स्थान बाईं तरफ से 12वां है। अब बायां हिस्सा क्या होगा? ये वाला हिस्सा होगा बायां यानी कि लेफ्ट, ये हो गया लेफ्ट, ठीक है। और राहुल का स्थान यानी कि कोई पंक्ति रही होगी, ठीक है ना, ये इधर दायां हिस्सा होगा। ये हिस्सा कौन सा होता है बेटा? दायां यानी कि राइट। ये होता है हमारा राइट वाला हिस्सा, ठीक है ना। और कोई लड़का राहुल है, कोई लड़का क्या है? राहुल है। और इसका जो स्थान है, इस राहुल का जो स्थान है, चलो रोहित ले लो, रोहित का जो स्थान है वो बाई तरफ से 12वां है। बाई तरफ से क्या है? 12वां। तो यानी कि 12वीं रोहित की रैंक की हुई, 12वीं क्या हुई? रोहित की रैंक हुई, यानी कि इसकी स्थिति हुई कि बाई तरफ से रोहित की स्थिति क्या है? रोहित की स्थिति भाई 12वीं है बाई तरफ से। क्लियर हुई बात? अगर बाई तरफ से रोहित की स्थिति 12वीं है बाई तरफ से, इसका मतलब ये जो डायग्राम बना है भाई, जो ये डायग्राम आपका बना, ये किसका बना? डिस्टेंस का डायग्राम बना कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है भाई? 12 ही तो है। तो यानी कि रैंक का मतलब क्या है भाई? रैंक का मतलब डिस्टेंस ही होता है, दूरी होती है। स्थिति का मतलब दूरी होती है। अब मैं आपसे पूछ लूं कि भाई मुझे ये बताओ, रोहित के बाईं तरफ कितने लोग हैं? रोहित के बाईं तरफ कितने लोग हैं? तो आप कहोगे सर 12वां तो खुद रोहित है, तो इसका मतलब रोहित के बाईं तरफ टोटल 11 लोग होंगे, है भाई, 11 लोग होंगे। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, लोग यानी कि पर्सन, लोग यानी कि पर्सन, पर्सन यानी कि लोगों की संख्या, नंबर ऑफ पीपल्स, लोगों की संख्या, है ना, नंबर ऑफ पर्सन। ये हमेशा जो डिस्टेंस होती है उससे एक कम होती है। जो डिस्टेंस होती है भाई उससे एक कम होती है। याद रखना इस बात को कि लोगों की संख्या हमेशा डिस्टेंस से एक कम होती है। लोगों की संख्या हमेशा डिस्टेंस से एक कम होती है। और अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, भाई 11 लोग तो ये है, इसमें मैं अगर जोड़ दूं एक, तो ये पूरी डिस्टेंस यहां तक बनेगी। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है, क्या निकालनी है भाई? डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए पर्सन में एक जोड़ दोगे। क्या कर दोगे? पर्सन में एक जोड़ दोगे। लोगों की संख्या में अगर एक जोड़ देते हो, लोगों की संख्या में अगर एक जोड़ देते हो तो दूरी निकल जाती है, डिस्टेंस निकल जाती है। और अगर आपको पर्सन चाहिए, लोगों की संख्या चाहिए, तो डिस्टेंस में से एक कम कर दोगे तो ये क्या निकल जाएगा? आपके पर्सन। ये दोनों के दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हुए, दोनों के दोनों पॉइंट क्या हो गए? इंपॉर्टेंट। ये बात याद रखना, इसी पे काम होगा, ठीक है ना। तो फिगर किसका बनाते हैं? डायग्राम किसका बनता है मेरे भाई? डायग्राम बनता है दूरी का यानी कि डिस्टेंस का। और डिस्टेंस में से अगर एक कम कर दोगे तो नंबर ऑफ पीपल्स निकल जाते हैं, नंबर ऑफ लोग निकल जाते हैं, लोगों की संख्या निकल जाती है। और अगर आप डिस्टेंस में एक जोड़ दोगे, वो सॉरी पर्सन में एक जोड़ दोगे, लोगों की संख्या में एक जोड़ दोगे, तो क्या निकल जाती है? डिस्टेंस। याद रखोगे? आप कहोगे सर बिल्कुल, हम बिल्कुल नहीं भूलने की इस बात को, ठीक है। तो अगर आपके ये सारी बात याद हुई तो मैं बोलूंगा कि इस सवाल में अब कुछ नहीं है, ठीक है ना। और लेकिन अच्छा सवाल है, डाटा सफिशिएंसी का ही सवाल है ये भी, ठीक है ना। लेकिन आपको डाटा सफिशिएंसी में कोई अलग से फॉर्मूले पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ वही है जो आपने रैंकिंग में पढ़ा था, ठीक है ना। तो चलिएगा भाई, यहां क्या दिया हुआ है कि नीचे दिए गए पर्सन को पढ़े। दीपक और सतीश के बीच कितने छात्र बैठे हैं? तो आपको बताना है दीपक और सतीश, दीपक और सतीश दो लोग हैं। इसे दीपक को डी से डिनोट कर दिया और सतीश को एस से डिनोट कर दिया। तो आपको यह बताना है कि दीपक और सतीश के बीच कितने लोग हैं। ये वाली चीज बतानी है कि इनके बीच कितने लोग हैं, ये चीज बतानी है बस आपको। याद रखोगे इस बात को, मैंने यहां पे लिख दिया कि हमें बताना क्या है, ठीक है ना। दीपक और सतीश के बीच कितने लोग हैं, इनके कितने छात्र हैं। नीचे दिए गए कथनों को पढ़े। 20 छात्रों का एक समूह, यानी कि छात्र टोटल कितने हैं भाई? 20। अगर छात्र 20 है तो डिस्टेंस डायग्राम जो बनेगा वो डिस्टेंस का बनेगा, है ना। डायग्राम जो बनेगा वो डिस्टेंस का बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 20। तो डिस्टेंस कितनी होगी? 21। इसका मतलब ये हुआ
कि जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा भाई किसका, डिस्टेंस का। तो मैं यहां पे डिस्टेंस बना देता हूं, ठीक है भाई। ठीक, तो ये बन गया हमारा तो यहां से लेकर यहां तक ये 21 स्टूडेंट हुए। ये टोटल कितने स्टूडेंट हुए भाई, 21। यहां से लेकर यहां तक 20 लोग हैं, 20 छात्र है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हुए, 20 छात्र है, तो डिस्टेंस कितनी है, 21। ये हमारा लेफ्ट हिस्सा है, ये हमारा राइट हिस्सा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा, 20 छात्रों का एक समूह पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहा है। राजेश बाईं ओर से 5वें स्थान पर है। अब राजेश कोई लड़का है जो बाईं ओर से 5वें स्थान पर है। राजेश कोई लड़का है जो बाईं ओर से 5वें स्थान पर है। तो ये हुआ हमारा राजेश, ये हुआ हमारा राजेश। कौन, राजेश। आर से डिनोट कर दिया। और ये बाईं ओर से कितने स्थान पर है मेरे भाई, ये 5वें स्थान पर है, 5वें स्थान पर है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि राजेश के बाईं तरफ कितने लोग हैं, तो आप 5 में से 1 कम कर दोगे, यानी कि 4 लोग बैठे हुए हैं। बात समझ में आई, आप कहोगे सर बिल्कुल, ठीक है ना। अब आगे बढ़िएगा, यहां पे लिखा हुआ है कि सतीश के दाईं ओर 5 छात्र हैं। अब सतीश के दाईं ओर 5 छात्र हैं। अब सतीश के दाईं ओर अगर 5 छात्र हैं, तो मैं यहां पे सतीश को बना लेता हूं, ये हुआ हमारा सतीश। और सतीश के दाईं ओर 5 छात्र हैं, तो इसका मतलब सतीश की जो रैंक होगी दाईं तरफ से, यार सतीश के दाईं ओर 5 छात्र हैं, तो दाईं तरफ से जो रैंक होगी वो 6वीं होगी कि नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि 5 छात्र सतीश के दाईं ओर है, तो इसका मतलब ये दाईं तरफ से 6ठे स्थान पर होगा। यहां तक कोई दिक्कत है आपको, आप कहोगे सर बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी, आप कहोगे सर बिल्कुल। अगर हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन आ चुकी, तो मुझे एक बात बताइएगा, ये डिस्टेंस 5 है, ये डिस्टेंस कितनी 6, 6 और 5 11 डिस्टेंस हुई अब तक, और टोटल डिस्टेंस है 21। अगर टोटल डिस्टेंस 21 में से मैं 11 माइनस कर दूं, तो कितनी डिस्टेंस बचेगी बेटा, 10 डिस्टेंस बचेगी। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो बीच की डिस्टेंस है, ये कितनी है, 10। ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है भाई, आप कहोगे सर ये डिस्टेंस हुई 10। क्लियर हुई बात यहां तक, आप कहोगे सर बिल्कुल। देखो हमें करना क्या होगा, एग्जामिनर हमें क्वेश्चन के माध्यम से इंफॉर्मेशन देगा, हमें उतनी इंफॉर्मेशन से कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन और इकट्ठी करनी है, ठीक है ना, यानी कि हमें कम बातों से ज्यादा चीजें समझनी है, ठीक है ना। तो यहां से मुझे पता लगा 20 छात्रों से, तो मैं समझ गया डिस्टेंस 21 की है। 5वां है, इधर से 5 है, तो इधर 6वें स्थान पर होगा कौन, ये सतीश, ठीक है। तो टोटल 21 है, इधर की 5 इधर की 6, 11 हुई। 11 माइनस करोगे 21 में से, तो बीच की डिस्टेंस मिलेगी हमें 10। कोई दिक्कत यहां तक, आप कहोगे सर बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा। अब मुझे एक बात बताएं, इसने कहा कि दीपक राजेश और सतीश के बीच कहीं पर बैठा है। दीपक राजेश और सतीश के बीच कहीं पर बैठा है। अब ये बताओ, इस क्वेश्चन में दीपक के बारे में ये तो नहीं कहा ना कि दीपक राजेश और सतीश के ठीक बीच में बैठा है, ठीक बीच में बैठा है, ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया ना स्टेटमेंट में। तो इसका मतलब दीपक जो होगा राजेश और सतीश के बीच में कहीं तो बैठा है। अब ये नहीं पता ठीक बीच में बैठा है कहीं पे बैठा है, बस हमें इतना पता है। तो मैंने मान लिया कि वो दीपक यहां पे बैठा है। दीपक कहां पे बैठा है, यहां पे बैठा है, ये है दीपक, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक बीच में कहा नहीं गया, लेकिन मैं यहाँ पे शो कर दिया कि बीच से में कोई, ठीक है ना, कहीं पे बैठा है, हमें इतना पता है। क्लियर हुई बात, इसको बीच में मान के नहीं चलना बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि अगर ये बीच में हो जाता ना, ठीक बीच में हो जाता, तो ये डिस्टेंस अगर 10 होती, तो राजेश और दीपक की डिस्टेंस कितनी होती, 5, और ये 5, तो नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होते, फिर इधर भी 4 इधर भी 4, यानी कि दीपक और सतीश के बीच में बराबर हो जाते स्टूडेंट, और राजेश और दीपक के बीच में भी बराबर हो जाते डिस्टेंस। यानी कि इस डिस्टेंस को मैं बराबर बराबर बांट लेता अगर दीपक बिल्कुल ठीक बीच में होता तो। बात समझ में आई, आप कहोगे सर बिल्कुल। तो भाई यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी, 10। अगर ये डिस्टेंस 10 है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 9, यानी कि राजेश और सतीश के बीच में कुल स्टूडेंट की जो संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 9 है। क्लियर होगी बात, कितनी है, 9 है। लेकिन हमें ये नहीं कहा गया कि दीपक ठीक बीच में बैठा है। अगर ये बात बता देता तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाता, हमें किसी भी ऑप्शन की कोई आवश्यकता ना होती।
क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन इसने दी ऊपर, इसी से हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। ये 10, अगर ये यहाँ पे बोल देता दीपक ठीक बीच में बैठा है तो 5-5 डिस्टेंस हो जाती, दीपक और सतीश के बीच में 4 छात्र हो जाते। समझ रहे बात को? तो इसलिए इसने यहाँ पे बोला कि दीपक कहीं बैठा है राजेश और सतीश के बीच में, कहीं बैठा है, बीच में नहीं कहा, ठीक है ना। तो मैं समझता हूं कि आप मेरी बात को अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब ऑप्शन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि दीपक के दाहिनी ओर सतीश की तुलना में अधिक छात्र है, सतीश की तुलना में अधिक छात्र है। भाई सतीश के दाहिनी ओर 5 थे, तो दीपक के दाहिनी ओर कह रहा कि 5 से ज्यादा होंगे। अब 5 से ज्यादा होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, 9 होंगे, 10 होंगे, हमें कुछ नहीं पता। इसका मतलब पहला ऑप्शन इनसफिशिएंट है इसका उत्तर देने में। तो पहला ऑप्शन हो गया गलत भाई, सीधी सी बात है। अगर मैं दूसरा ऑप्शन पढ़ता हूं, राजेश और सतीश के बीच 9 छात्र है, ये तो भाई मुझे पहले ही पता है कि राजेश और सतीश के बीच 9 छात्र है, क्योंकि डिस्टेंस मैंने 10 निकाल ली थी। अगर डिस्टेंस हमारी 10 है तो छात्रों की संख्या 9 होगी। तो क्या हमारा ये दूसरा ऑप्शन हमारे उत्तर को देने के लिए पर्याप्त है? आप कहोगे सर नहीं, क्योंकि इतनी बात हमें पहले से ही पता है। क्लियर हुई बात यहाँ पे? तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता, ठीक है। तो दीपक के बाईं ओर 8 छात्र है, इसने कहा कि दीपक के बाईं ओर 8 छात्र है, ठीक है भाई। अब देखिएगा, दीपक के बाईं ओर 8 छात्र है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर दीपक के बाईं ओर 8 छात्र है तो दीपक खुद 9वें स्थान पे होगा कि नहीं है भाई? दीपक खुद 9वें स्थान पे होगा, किधर से? इधर से। दीपक खुद 9वें स्थान पे होगा कि नहीं? क्योंकि दीपक के बाईं ओर 8 छात्र है, तो इस बात का मतलब हुआ कि दीपक खुद बाईं तरफ से 9वें स्थान पे होगा। आप इस बात को समझ पाए या नहीं? समझ पाए? चलिए, तो दीपक हुआ 9वें स्थान पे। अब मुझे एक बात बताइएगा भाई, अगर यहां तक की डिस्टेंस 9 है और यहां तक की डिस्टेंस 5 है, तो इसका मतलब बीच की डिस्टेंस कितनी बची? भाई बीच की डिस्टेंस कितनी बची? आप कहोगे सर 4 बची। भाई 9 में से इधर के 5 घटाओगे तो 4 बचेगा कि नहीं? तो ये डिस्टेंस कितनी बची? 4। 9 में से इधर के 5 घटाओगे तो ये डिस्टेंस कितनी बची? 4। अब मुझे बताओ ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 10 की थी। अगर ये टोटल डिस्टेंस 10 की थी तो 10 में से इधर की डिस्टेंस ये वाली 4 वाली घटा दी हमने, तो इधर डिस्टेंस कितनी बची? आप कहोगे सर 6 बची। अगर यहां पे 6 स्टूडेंट हैं, अगर यहां पर 6 स्टूडेंट, वो सॉरी, अगर यहां की डिस्टेंस कितनी है? 6। ये डिस्टेंस कितनी है मेरे भाई? 6। अगर ये डिस्टेंस 6 है तो आप अच्छे से जानते हो कि अगर हमें लोगों की संख्या, पर्सन की वैल्यू, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं, तो डिस्टेंस में से 1 कम कर दीजिएगा। तो 6 - 1 = 5। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि दीपक और सतीश के बीच में 5 छात्र हैं। इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन ने कमाल कर दिया। तो इसका मतलब सी ऑप्शन ने हमारा उत्तर निकाल दिया। तो इसका मतलब यही इस उत्तर को निकालने के लिए सफिशिएंट था, सी ऑप्शन। तो जब हमारा काम सी से चल गया, अगर सी से चल गया तो प्राथमिकता हम सी को देंगे, तो डी को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना। वैसे देखना चाहो देख लो। सतीश के बाईं ओर दीपक, सतीश 14 छात्र हैं। कह रहा कि सतीश के बाईं ओर दीपक सहित है, ठीक है ना, दीपक सहित 14 छात्र है। अब सतीश एरा, इसके बाईं ओर दीपक सहित 14 छात्र है। अब पता ही नहीं चल पानेगा इससे, तो यानी कि इनसफिशिएंट डाटा था, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो रैंकिंग अरेंजमेंट का अब जो भी क्वेश्चन होगा दोस्त, उसमें मैं कोई कंसेप्ट नहीं बताने वाला। मैं आशा करता हूं कि आपको मैं कंसेप्ट बता चुका और आप इस कंसेप्ट को समझ चुके और इस क्वेश्चन से आप बिल्कुल अच्छे से, शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से चीजों को समझ पाए होंगे, ठीक है। ठीक है भाई, देख यहां तक कोई दिक्कत है? आप कहोगे सर नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 को समझिए। यह भी डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़े। अमन, बोमन और चमन की औसत आयु क्या है? तो क्वेश्चन में क्या पूछ लिया? अमन, बोमन और चमन की औसत आयु क्या है? नीचे दिए गए कथन को पढ़े, ठीक है ना। औसत आयु निकालनी है किसकी? अमन, बोमन और चमन की। भाई ए फॉर अमन मान लो, बी फॉर बोमन मान लो, बोमन है तो बोमन मान लो, सी फॉर चमन मान लो, और इन तीनों की औसत आयु निकालनी है। तो तीनों की आयु का योगफल को हमें किससे डिवाइड करना है मेरे भाई? 3 से। क्योंकि जब हमें 2 लोगों की औसत आयु निकालनी होती है तो दोनों लोगों की औसत आयु को जोड़ दोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे। यही तो करते हैं ना। 4 लोगों की निकालनी हो तो 4 लोगों की औसत आयु को जोड़ोगे, चारों की औसत आयु मतलब चारों की आयु को जोड़ोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। और 5 लोगों की अगर औसत आयु निकालनी है तो 5 लोगों की आयु को जोड़ के 5 से डिवाइड करते हैं। क्लियर होगी बात? तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिए गए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है औसत आयु का, ठीक है ना, पता है सबको। तो हमें निकालना है भैया ये, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
अमन, बोमन और चमन की आयु का अनुपात 6:5:3 है। तो अमन, बोमन और चमन की आयु का अनुपात 6:5:3 है, 6:5:3 है। क्लियर हुई बात यहां तक? उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी? ठीक है ना। अब सीधी सी बात है यार, हमारे पास तो रेशियो है भाई, रेशियो देकर रेशियो निकाला जा सकता है, लेकिन अगर रेशियो दे रखा और वैल्यू भी हो हमारे पास तो हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। केवल रेशियो से मैं वैल्यू नहीं निकाल सकता। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर केवल रेशियो है उसमें और वैल्यू दी नहीं गई, वैल्यू हमारे पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब हम कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अगर हमें औसत आयु निकालनी है तो भैया हमें ए बी सी तीनों की आयु चाहिए, और तीनों की आयु तभी निकलेगी जब हमारे पास कोई छोटी सी वैल्यू होगी। समझ रहे बात को? अब देखिएगा, कह रहा कि पहला ऑप्शन, बोमन की आयु तीनों लोगों की औसत आयु से अधिक है। बोमन की आयु तीनों लोगों की औसत आयु से अधिक है। अब कितनी अधिक है, कोई वैल्यू नहीं दी गई, इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा गलत है। इस समय कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमें वैल्यू की जरूरत पड़ेगी अगर हमें वैल्यू निकालनी होगी। रेशियो से हमारा केवल रेशियो से काम नहीं चलेगा, वैल्यू तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना। तो कह रहा कि बोमन की आयु तीनों लोगों की औसत आयु से अधिक है। भाई तीनों लोगों की तो औसत आयु हमें निकालनी है। अब तीनों लोगों की औसत आयु हमारे पास है ही नहीं। कह रहा कि बोमन की आयु तीनों लोगों की औसत आयु से अधिक है, कोई वैल्यू है ही नहीं इस ऑप्शन में, तो इसका मतलब हमें ऑप्शन से हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। बोमन और चमन की आयु में अंतर, कह रहा कि बोमन और चमन की आयु में अंतर अमन और बोमन की आयु के अंतर से दुगुना है। ये भी एक रेशियो दे रहा ना कि बोमन और चमन की आयु में अंतर कितना है भाई, 2 का। ठीक है ना। और अमन और बोमन की आयु का अंतर कितना है यहाँ पे, 1 का। कह रहा कि ये दुगुना है, तो ये भी तो रेशियो दे रहा ना। रेशियो हमारे पास पहले से ही मौजूद है, फिर से एक ऑप्शन में रेशियो दे दिया तो वैल्यू तो हमारे पास आई नहीं, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी इनसफिशिएंट होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तीसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं भाई। अमन की आयु चमन की आयु से 2 गुनी है। कह रहा कि अमन की आयु चमन की आयु से 2 गुनी है। 3 दूनी 6 दुगुनी है, दिख रहा है साफ साफ, लेकिन इसमें भी कोई वैल्यू हमें नजर नहीं आ रही। इसका मतलब सी ऑप्शन भी इस क्वेश्चन का उत्तर देने में इनसफिशिएंट रहेगा, आंसर देने में इनसफिशिएंट है। तो 3 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए, तो डी ऑप्शन तो अपना आप खुद में खुद आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात? अब देखिएगा, कह रहा कि चमन के पहले जन्मदिन पर अमन बोमन से 9 साल बड़ा था। अब यहां पे देखो वैल्यू है मेरे पास, वैल्यू है कि नहीं, 9 साल, ये वैल्यू दे चुका है यहाँ पे इस ऑप्शन में। अगर मेरे पास वैल्यू है और वैल्यू निकालनी है तो मैं निकाल लूं आराम से। समझ रहे बात को? तो वैल्यू से वैल्यू निकलेगी। चमन के पहले जन्मदिन पर अमन बोमन से 9 साल बड़ा था, तो अमन और बोमन में 9 साल का अंतर है। अब एक बात समझिएगा पहले भाई, छोटी सी बात समझाऊंगा, ठीक है ना, है तो मैथ का पोर्शन समझिएगा भाई। मैं कह रहा हूं कि प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, वर्तमान की। एक लड़का 10 साल का है, चलो 15 का ले लो, है ना। एक लड़का 15 साल का है, एक लड़का 20 साल का है। ठीक है ना। एक लड़का 15 साल का है, एक लड़का 20 साल का है, प्रेजेंट में, वर्तमान में। तो ये बताओ इन दोनों के बीच में अंतर कितने का हुआ? आप कहोगे सर इन दोनों के बीच में अंतर 5 का है, यानी कि दूसरे वाला पहले वाले से 5 साल बड़ा है। अब मैं तुमसे कह दूं कि 5 साल बाद बताओ, 5 साल बाद ये 20 का होगा, 5 साल बाद ये 25 का होगा, तो 5 साल बाद इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? आप कहोगे सर अब भी 5 साल का ही अंतर है। मैं तुमसे पूछ लूं कि भाई 5 साल पहले बताओ, तो 5 साल पहले ये 10 का हो गया, ये 15 का हो गया, अब कितना अंतर है इन दोनों के बीच में? अब भी 5 साल का ही है। तो इसका मतलब ये हुआ, दो लोगों के बीच में अंतर जो भी होगा वो हमेशा सेम रहता है, वो कभी भी बदलेगा नहीं, चाहे वो 10 साल बाद हो, चाहे वो 10 साल पहले हो, चाहे 20 साल बाद हो, चाहे 20 साल पहले हो। यानी कि जो अंतर फिक्स है वो अंतर हमेशा चलता रहेगा दो लोगों के बीच में। क्लियर होगी बात यहाँ पे? ठीक है, तो समझिएगा भाई। ये कह रहा कि चमन, ये गलत था, डी ऑप्शन पर। चमन के पहले जन्मदिन पर, चमन के पहले जन्मदिन पर, जो भी पहला जन्मदिन था जब वो 1 साल का हुआ, पहले जन्मदिन पर अमन बोमन से 9 साल बड़ा था। तो मैं यहां से ये समझ गया कि अमन और बोमन के बीच में जो अंतर है आयु का, वो 9 साल का है। अमन और बोमन के बीच में अंतर यहाँ पे रेशियो में कितना है भाई? रेशियो में कितना है? 1 का। तो ये 1 ही किसके बराबर है? 9 के। अब मुझे चाहिए तीनों का योगफल, तो अनुपातिक योग कितना हुआ भाई यहाँ पे? इन तीनों का अनुपातिक योग कितना हुआ? आप कहोगे सर 6 और 5 11 और 3 14। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 14 है, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 9 है, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 9 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 14 गुना 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब तीनों की आयु का योगफल कितना है? 14 गुना 9। तीनों की आयु का योगफल कितना है भाई? 14 गुना 9, यानी कि 14 गुना 9, ये तीनों की आयु का योगफल है बटे 3।
3 से डिवाइड कर दोगे, 3 3 9 14 3 42, इसका मतलब तीनों की औसत आयु कितनी हुई 42 वर्ष, जो कि हमें किस ऑप्शन ने दिया, डी ऑप्शन ने। ठीक है ना। अब एग्जाम में पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको तो बस केवल ये देखना था कि आपसे वो औसत आयु पूछ रहा है, यानी कि औसत आयु भी वैल्यू में निकलेगी, तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर चाहिएगा। तो 3 ऑप्शन में कोई वैल्यू थी नहीं, तो केवल एक ही ऑप्शन में वैल्यू थी जो 9 साल है, पूरी वैल्यू दे रखी 9 साल 9 वर्ष। क्लियर होगी बात। तो वैल्यू अगर निकालने तो वैल्यू की जरूरत पड़ती है, तो इसका मतलब केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो हमें वैल्यू देता है। तो हमें देखते ही इस पे आंसर टिक करना था और आगे निकल जाना था, सॉल्व भी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। खैर चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़े। 8 मित्रों के मध्य बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। कह रहा है 8 मित्रों के मध्य बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़े। 8 दोस्त, देखो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है भाई, है ना। 8 दोस्त ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये छुटा हुआ है एच, ठीक है ना, यहां लिखना चाहो लिख सकते हो, और एच। ठीक है, और एच। 8 दोस्त ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक गोल मेज के चारों ओर बैठे रात्रि भोज कर रहे हैं। ए बी के ठीक सामने बैठा है और ई के ठीक, ये थीम लिख रहा ना, ठीक है, ये ठीक सामने एफ बैठा है। ये क्या है, ठीक, ठीक सामने एफ है। सी ई और ए के ठीक बीच में है। डी ए के दाहिनी और बैठा है। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी। दोस्तों समझिए इस क्वेश्चन को, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, देखिए गोल मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं ना, तो हमने बना लिए गोल मेज। अब देखिएगा भाई, सबसे पहले ये बताइएगा, जब कोई 8 लोग रात्रि भोज करेंगे, अब ये तो है नहीं कि उनका मुख जो है बाहर की ओर होगा। जब 8 लोग गोल बैठेंगे तो सबका मुख अंदर की ओर होगा, क्योंकि 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सिटिंग अरेंजमेंट से, जब मुख बाहर की ओर हो और जब मुख अंदर की ओर हो। क्लियर हुई बात। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा पॉइंट सर्किल का। तो हम सबसे पहले 8 लोगों को बैठा देते हैं, ठीक है ना। ये पहला हो गया, सबका मुख अंदर की ओर है। 4 तो ये हो गए, 5 6 7 और ये 8, सबका मुख क्या है, अंदर की ओर है। अब मुझे एक बात बताइएगा, अगर सबका मुख अंदर की ओर है तो ऑन द बेसिस ऑफ हैंड, यानी कि हाथ के बेस पर, इधर राइट हिस्सा होगा, इधर राइट वाला हिस्सा होगा, इधर लेफ्ट वाला हिस्सा होगा, तो यानी कि दाईं तरफ इधर है ना। और सवाल में क्या पूछ लिया कि 8 मित्रों के मध्य बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो बी के ठीक दाईं ओर, ये पूछ रहा है कि बी के ठीक दाईं ओर, ठीक दाईं ओर, इमीडिएट राइट बोल सकते हैं हम, इमीडिएट राइट, बी के ठीक दाईं ओर राइट कौन बैठा है, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना। तो ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, रात्रि भोज कर रहे हैं। ए बी के ठीक सामने बैठा है। भाई मैं हमेशा जब भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बनाता हूं तो हमेशा मेरी शुरुआत इस पॉइंट से होती है, जब अगर 8 लोग बैठे हो या 7 लोग बैठे हो। हमेशा तुम भी केवल जब भी प्रैक्टिस करो, केवल एक पॉइंट पे प्रैक्टिस करो शुरुआत, यानी कि कभी यहां से कर लिया क्वेश्चन को शुरू, कभी यहां से, यानी कि प्रैक्टिस की आदत डालनी है एक पॉइंट से। क्लियर होगी बात। करने को तुम कहीं से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर तब भी निकलेगा। ठीक है ना। लेकिन मेन चीज क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एक पॉइंट पर करनी चाहिए हमेशा। ठीक है ना। शुरुआत वहां से करो जहां से हमें कुछ पॉइंट मिलते हो। ठीक है ना। अब देखिएगा, यहां बोल रहा है कि ए बी के ठीक सामने बैठा है। ए कहां है, बी के ठीक सामने। अगर मैं बी को यहां बैठा दूं तो ए बिल्कुल ठीक सामने, यहां पे ए होगा, आप कहोगे सर बिल्कुल आमने सामने हो गए। कह रहा कि ए बी के ठीक सामने बैठा है और ई के ठीक सामने एफ है, और ई के ठीक सामने एफ है। तो ये और जो है ये 2 स्टेटमेंट को जोड़ रहा है। ठीक है ना। ये वो वाला और नहीं है कि ए के लिए बोलता है, ठीक है, वो वाला और नहीं है। और ई के ठीक सामने एफ है, ई के ठीक सामने कौन है, एफ है। अब ना तो मुझे ई का पता और ना मुझे एफ का पता, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूं कि ई के ठीक सामने एफ है। अभी कुछ नहीं पता तो मैंने यहाँ पे लिख लिया ई के ठीक सामने एफ है, तो एफ के ठीक सामने कौन होगा, ई होगा। ये इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से पता लग गई, मैंने यहाँ पे लिख लिया अलग से, ताकि मुझे बार बार इस बात को ना पढ़ना पड़े। ठीक है ना। सी ई और ए के ठीक बीच में है। अब सी कहां बैठाओगे, ए और ई के बीच में, तो यहां से मुझे दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या
क्या मिली कि सी जो है ए और ई के ठीक बीच में है। सी को कहां पे है, ई और ए के ठीक बीच में है, क्योंकि सी को मैं यहां बैठाऊं तो ई यहां बैठेगा, सी को अगर मैं यहां बैठाऊं तो ई यहां बैठेगा, तो इसका मतलब ई के बैठने की दो जगह है। इसका मतलब मैंने इसको भी अलग से नोट कर लिया ताकि मुझे बार बार चीजों को ना पढ़ना पड़े। डी ए के ठीक दाहिनी ओर बैठा है, तो यहां से मुझे जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिली कि डी ए के ठीक दाहिनी ओर बैठा है। ए कहां पे है, ये रहा, इसके दायां हाथ किधर बैठेगा, इधर, तो डी कहां बैठेगा, यहां पे बैठेगा। तो अब मुझे पक्का हो गया कि सी यहां बैठेगा और फिर ई यहां बैठेगा और ई के सामने कौन, एफ बैठा है, एफ यहां पे बैठेगा। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन में भर चुका, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया यहां से, कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन में पूछा गया कि बी के राइट में कौन बैठा है, तो बी के राइट में, यानी कि मुझे ये बात बतानी है कि यहां पे कौन बैठा है, बी के राइट में, दायां हाथ इधर पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहां तक तो इतनी बात तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दे रखी है, अब हमें ऑप्शन से देखना है कि कौन सा इसको फिल करेगा, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है ए सी और डी के बीच में बैठा है। ए कहां बैठा है, सी और डी के बीच में, ये तो हमें पहले से ही पता था, तो ए ऑप्शन तो हटा दो, इससे मुझे कुछ नहीं पता चल पाया। सी जी के ठीक सामने बैठा है, अब ये बताओ सी कहां बैठा है, जी के ठीक सामने, सी बैठा है जी के ठीक सामने, सी जी के ठीक सामने। अब सी बैठा है जी के ठीक सामने, तो जी अगर यहां पे आया तो जो बचा वो एच बचा, एच यहां पे होगा कि नहीं। तो और क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि बी के राइट पे कौन बैठा है, तो एच बैठा है, इसका मतलब बी ऑप्शन ने हमारा काम कर दिया, तो बाकी दो ऑप्शन को हमें पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा भाई, बी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आप चीजों को समझ पाए होंगे, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। एक आदमी 200 रुपए लेकर बाजार गया, उसने 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 2 किलोग्राम सेब और 2 दर्जन केले खरीदे। खरीद के बाद उसके पास शेष राशि कितनी है। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन में आपसे पूछना चाहता है भाई, ठीक है, समझिएगा भाई। एक आदमी पहुंच गया बाजार में, ठीक है ना, थोड़ा तेज पढ़ा रहा मैं क्योंकि प्रैक्टिस चल रही है अब तो, ठीक है ना, कोई कंसेप्ट नहीं बता रहा। तो एक आदमी 200 रुपए बाजार लेकर गया, कितने रुपए, 200 रुपए बाजार में लेके पहुंच गया भाई, 200 रुपए। अब उसने कहा कि उसने 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 2 किलो सेब खरीदे। भाई अगर 1 किलो सेब की कीमत 50 रुपए है, 1 किलो सेब की कीमत कितनी है, 50 रुपए, तो 2 किलो सेब की कीमत कितनी होगी भाई, 2 किलो सेब की कीमत कितनी होगी, 100 रुपए। तो इसका मतलब उसने क्या कर दिया, 200 रुपए में से 100 रुपए खर्च कर दिए, 200 रुपए में से 100 रुपए खर्च कर दिए। अभी उसके पास कितने बचे, अभी उसके पास कितने बचे, आप कहोगे सर अभी उसके पास 100 रुपए बचे, 100 रुपए तो उसने खर्च कर दिए, तो अभी उसके पास कितने बचे भाई, 100 रुपए बचे अभी उसके पास। क्लियर हुई बात यहां तक, चलिएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि खरीद के बाद उसके पास शेष राशि कितनी बची ये बताना है, लेकिन यहाँ पे 2 किलोग्राम सेब और 2 दर्जन केले खरीदे, यानी कि 2 किलोग्राम सेब खरीदे और 2 दर्जन केले खरीदे। तो खरीद के बाद यानी कि दोनों चीजों को खरीदने के बाद अब उसके पास कितने पैसे शेष बचे। तो भाई मैं ये तभी बता पाऊंगा जब मेरे पास 1 दर्जन केले की कीमत होगी कि 1 दर्जन केले की कीमत क्या है, फिर वो 2 दर्जन कितने में खरीदेगा और खरीदने के बाद उसके पास क्या शेष बचा, ठीक है ना। क्लियर हुई बात यहाँ पे। अब ये चीज कौन बताएगा, ये बताएगा ऑप्शन। तो बाजार में पहला ऑप्शन देखिएगा, बाजार में केले 25 रुपए किलोग्राम है, बाजार में केले 25 रुपए किलोग्राम है, केले है दर्जन के हिसाब से, यहां है किलो के हिसाब से। पहली चीज तो यही गलत बात होगी। क्लियर हुई बात, ऑप्शन हटा दिया। सेब पर 5% और केले पर 10% छूट थी। ये बात तो समझ में आती है कि भाई सेब पे 5% की छूट थी, क्यों, क्योंकि मेरे पास केले का भाव है, लेकिन वो सॉरी सेब का भाव है, ठीक है ना, सेब का भाव है तो 5% छूट देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन केले पर 10% की छूट थी, मेरे पास केले की कीमत का नहीं पता, 1 दर्जन केले कितने के आए होंगे, तभी तो मैं इसमें 10% की छूट दूंगा। तो क्या इस बात से मुझे पता लगेगा कि 1 दर्जन केले की कीमत कितनी है, इससे कुछ नहीं पता चला। ये देखते हैं, 2 दर्जन केले का वजन 2 किलो सेब के वजन के बराबर था। अरे वजन भले ही केले का और सेब का बराबर हो, उससे कीमत तो बराबर नहीं हो सकती ना, समझ रहे हो बात को। तो कीमत से हमें मतलब है, वजन से हमें कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब इस वाले सी ऑप्शन से मुझे ये नहीं पता चल पाया कि केले की कीमत कितनी है, 1 दर्जन केले की कीमत कितनी है, इससे कुछ नहीं पता चल पाया। अब 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया भैया, तो दूसरा जो डी ऑप्शन बचेगा यही आंसर होगा कि नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल। तो 1 दर्जन केले की लागत, 1 दर्जन केले की लागत सेब के आधे किलो की लागत के बराबर है।
तो आधा किलो, 1 किलो सेब 50 का था, 1 किलो सेब कितने का था, 50 का था, तो आधा किलो कितने का, 25 रुपए का। तो इसका मतलब क्या होगा, केले की एक दर्जन की कीमत कितनी होगी, 25 रुपए दर्जन, 25 रुपए दर्जन। क्लियर हुई बात। तो डी ऑप्शन ने हमें बताया कि एक दर्जन की कीमत कितनी होगी। तो भाई इसने क्या किया, 25 रुपए दर्जन के भाव से 2 दर्जन क्या खरीद लिए, 2 दर्जन सेब खरीद लिए, तो 50 रुपए उसने खर्च किए, तो वो बचा के कितने ले आया भाई, आप कहोगे सर वो बचा के लेकर आया कितने, 100 में से 50 रुपए खर्च किए, तो 50 रुपए उसने बचा लिए, 50 रुपए उसने क्या कर लिए भाई, बचा लिए। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि आपका जो आंसर होगा डी ऑप्शन होगा, क्योंकि यही ये बता पाता है कि एक दर्जन केले की कीमत क्या होगी। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 97। एक व्यक्ति के पास 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्कों के रूप में धन है। सिक्कों की कुल संख्या 150 है, सिक्कों की कुल संख्या 150 है। उस व्यक्ति के पास कुल कितनी राशि है, कुल राशि बतानी है भाई। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी। भाई 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए मूल्य वर्ग की सिक्कों के रूप में धन है किसी के पास, ठीक है ना, और सिक्कों की संख्या कितनी है, 150। तो उस व्यक्ति के पास कुल कितनी राशि होगी। तो उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या होगा, ठीक है ना। ए ऑप्शन को पढ़ते हैं। 5 मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या 25 थी। भाई एक बात बताओ, देखो तुमने ये रेशो वाले चैप्टर में पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि जब भी सिक्कों की संख्या दी जाती है तो साथ में एक रेशो भी दिया जाता है, चाहे तो रुपयों का अनुपात होगा या फिर सिक्कों का अनुपात होगा। इसका मतलब जब भी इस टाइप का तुम्हें क्वेश्चन दिखाई देगा, सिक्कों की संख्या दे रखी है, ये तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सिक्कों का अनुपात होना चाहिए। 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए मूल्य वर्ग के रूप में जो धन है इनके सिक्कों का अनुपात होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास सिक्कों की संख्या दी गई है। अगर जो चीज हमें क्वेश्चन में दी जाती है उसी का रेशियो चाहिएगा, ठीक है ना, या फिर हमें रुपयों का अनुपात चाहिएगा, क्योंकि रुपयों के अनुपात को हम सिक्कों के अनुपात में कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। तो जाहिर सी बात है ये तो रुपयों का अनुपात चाहिएगा या सिक्कों का अनुपात चाहिएगा, अगर तुमने मैथ में पढ़ा हो तो उसको देखते ही तुम बना दोगे विदाउट पेन और पेपर, ठीक है ना। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 थी, इससे हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। 1, 2, 5 के सिक्कों की संख्या 3, 2 के अनुपात में, भाई ये आंसर है, यह हो सकता है आंसर, क्योंकि इसमें अनुपात दे दिया। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से 3 गुना थी, यहाँ पे 2 का ही रेशियो दिया, 1 रुपए और 5 रुपए का, हमें तीनों का रेशियो चाहिए, गलत हो गया। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का 2 गुना थी, यहाँ पे 2 रुपए का और 5 रुपए का अनुपात दिया, हमें तीनों का अनुपात चाहिए, तो इसका मतलब 3 ऑप्शन गलत हो गए। तो आंसर तो बी ऑप्शन है। देखते ही तुमने कमाल कर दिया, ठीक है ना। लेकिन करना कैसे है, मैं सॉल्व भी करा के दिखाऊंगा, ठीक है ना भाई। 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपया, 5 रुपए, 2 रुपया और 1 रुपया, ठीक है ना। सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, किसका अनुपात दिया हुआ है, सिक्कों का। यहां पे 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपए, 3, 2, 1, इसका मतलब ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ठीक है ना, क्योंकि उल्टा दे रखा है यहाँ पे उल्टा है। 5, 2, 1 है, यहाँ पे 1, 2, 5 है, तो पीछे से रेशो लिख दिया 1, 2, 3 को, ठीक है ना। 3, 2, 1 को 1, 2, 3 कर दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बात समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिक्कों की कुल संख्या कितनी है मेरे भाई, अनुपातिक, ये सिक्कों की संख्या कितनी होगी अनुपात में, 3 और 2, 5 और 1, 6 यूनिट होगी। लेकिन सवाल वाला कह रहा कि नहीं भाई 150 है, 150, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर 25, 25 सिक्का 150 होती है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 25 है मेरे भाई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25, तो 25 सिक्के तो हो गए 5 रुपए के, और 25 दूनी 50, 50 सिक्के हो गए 2 रुपए के, और 25 ही कम 25 यानी कि 25 दिए 75, 75 सिक्के किसके होंगे, 1 रुपए के। अरे अगर एक सिक्के की कीमत 5 रुपए है तो 25 सिक्कों की कीमत कितनी, 125 रुपए, 125 रुपए, ये रुपए निकाल रहा मैं, ठीक है ना। अगर एक सिक्के की कीमत 2 रुपए है तो 50 सिक्कों की कीमत कितनी, 50 दूनी 100 रुपए। अगर एक सिक्के की कीमत 1 रुपया है तो 75 सिक्कों की कीमत कितनी भाई, 75 रुपए, ठीक है ना। तो कुल धन पूछ रहा है, सबको जोड़ दो, कुल धन पूछ रहा है ना तो सबको जोड़ दोगे आप, कुल धन पूछ रहा है तो सबको जोड़ दीजिएगा, 125 और 75, 200 प्लस 100 यानी कि 300। तो हमें यही पूछ रहा था कि कुल राशि कितनी होगी, कुल राशि कितनी होगी, तो बी ऑप्शन ने निकाल दिया। तो लेकिन यार पेपर में इसको सोल्व करने की जरूरत थोड़ी थी, क्योंकि बच्चा जब भी किसी भी एग्जाम को देकर जाता है तो वो तो है नहीं हमें तीर मारता है, वो बढ़िया तैयारी करके ही जाएगा,
तो मैथ भी पढ़ेगा, रीजनिंग भी पढ़ेगा, हर सब्जेक्ट को पढ़ के जाएगा। तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड था ये क्वेश्चन। जिसने रेशियो में सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन पढ़े होंगे वो समझ चुका होगा कि सिक्कों की संख्या दे रखी है, रुपए निकालने हैं, तो हमें 2 अनुपात चाहिए, या तो रुपयों का अनुपात दे दे, क्योंकि रुपए का अनुपात को मैं सिक्कों के अनुपात में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकता हूं, या फिर डायरेक्ट ही सिक्कों का अनुपात दे दे। तो इसने क्या किया, इसने डायरेक्ट ही सिक्कों का अनुपात दे दिया, इसका मतलब हमारा आंसर आराम से निकल गया। ठीक है ना। चलिए भाई 98 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख लो भाई, मैं शायद पढ़ रहा था, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, या फिर छापना हो अपनी कॉपी पर छाप लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 98। ए बी का भाई है जो कि सी की बहन है। ए बी और सीई और एफ का बी से क्या संबंध है? उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी? ये ब्लड रिलेशन का होगा, और ब्लड रिलेशन के बारे में मैं बता चुका, फुल कंसेप्ट में बता चुका आपको। तो क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं फिर, है ना। ए बी का भाई है, कह रहा कि ए बी का भाई है, जेंडर ए का क्लियर है भाई, ए किसका भाई है? बी का। लो भाई, बी का भाई है ए, सेम जनरेशन में है, जो कि सी की बहन है। अब जो वर्ड है भाई किसके लिए बोलता है? समास वाले के लिए, बी। तो जो का मतलब यहां पे कौन है? बी। बी सी की बहन है। बी किसकी बहन है भाई? सी की। तो बी बहन होती है किसकी भाई? सी की। यहां तक कोई दिक्कत? आप कहोगे सर नहीं, बड़ी आसानी से हमने बात समझ ली। अब ये कह रहा है कि ए बी सी, ई और एफ का बी से क्या संबंध है? तो बी से संबंध बताना है सबका, बी से संबंध बताना है सबका कि बी से क्या संबंध है। देखते हैं भाई। तो यहां पे क्या बोला पहले वाले में ऑप्शन में कि सी एफ का पुत्र है। सी क्या है? एफ का पुत्र है। अगर मैं ऊपर एफ बनाता हूं तो सी पुत्र बनेगा, लेकिन ई तो नहीं आया ना इसमें, ई तो नहीं आया ना, ई के बारे में तो कुछ पता ही नहीं चल पाया ना, क्योंकि साथ में हमारे पास यहाँ पे ई पी तो है, ई के बारे में तो कुछ पता ही नहीं चला ए ऑप्शन से। तो इसका मतलब क्या होगा? ये गलत हो गया। ई ए के पिता है। अगर ई ए के पिता है, देखना भाई ध्यान से, अगर ई ए के पिता है, दूसरे पे काम कर रहा है, पहले ऑप्शन की जितनी बात थी वो सब डिलीट कर दी, अब दूसरे ऑप्शन पे आओ, सब कुछ भूल जाओ, हमें केवल इतना पता था इस वाली लाइन से। अब कह रहा है कि ई ए का पिता है। अब अगर ई जो है ए का पिता है, ई ए का क्या है? पिता है, तो भाई इस वाले ऑप्शन से मुझे एफ के बारे में नहीं पता चल पाया, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में एफ के बारे में भी जिक्र है, एफ के बारे में नहीं पता चल पाया, तो यानी कि ये इनसफिशिएंट होगा। तो यानी कि ये क्या होगा भाई? इनसफिशिएंट। तो ये भी हटा दिया मैंने। ठीक है ना। अब मैं अगर बात करूं सी ऑप्शन की, ई और एफ का एक बेटा और 2 बेटी है भाई। ई और एफ का क्या है? एक बेटा है और 2 बेटियां हैं। अब ध्यान से सुनना, ई और एफ, मैंने यहां लिखा ई और यहां लिखा मैंने एफ। क्या लगे? इन दोनों का एक बेटा और 2 बेटियां हैं। इन दोनों का एक बेटा है यहां पे और 2 बेटियां हैं। इसका मतलब ये क्या है? आपस में पति पत्नी है क्या? है भाई, क्योंकि इनका एक बेटा है और 2 बेटियां हैं, तो इस बात का मतलब ये हुआ ये आपस में पति पत्नी है। और ये नहीं पता लगा कि ई मेल है या फीमेल है, या एफ मेल है या फीमेल है, लेकिन एक बेटा है और 2 बेटियां हैं। तो 2 बेटी हो चुकी, एक बेटा है, लेकिन ये नहीं पता चल पाया ई और एफ में से कौन मेल है और कौन फीमेल है। इसका मतलब ये हुआ यहां से सारी चीज भरी जा सकती है सी ऑप्शन से। ठीक है ना। तो बी से सब का रिश्ता पता लग गया कि बी का सब का रिश्ता क्या है ना। ए का रिश्ता भाई है, सी बहन लगेगी, ई या तो पिता होगा या माता होगी, एफ या तो पिता होगा या फिर माता होगी। सबका रिश्ता यहां से पता चल जाता है। लेकिन जैसे ही मैं यहां पे देखता हूं भाई, जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे देखता हूं, देखना नीचे डी ऑप्शन पे देखता हूं भाई, हमारे पास केवल इतनी इंफॉर्मेशन थी। ठीक है ना, कि ए बी का भाई है जो कि सी की बहन है। तो बी क्या है? बहन है किसकी? सी की। तो जैसे ही मैं डी ऑप्शन को देखता हूं तो डी ऑप्शन बोलता है कि ई और एफ के 2 बेटे और 1 बेटी है। 1 बेटी तो ये रही, 2 बेटे हो चुके, ये 2 बेटे है ना, और ई और एफ में यहां पे ऊपर लगा दिया। तो इसका मतलब ये क्या है आपस में? है भाई, ये क्या है आपस में? पति पत्नी। ई और एफ आपस में क्या होगी? पति पत्नी। तो यहां से भी तो बी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि बी का भाई ए है, बी का भाई सी बी है, और बी का बाप ई हो सकता है या फिर एफ हो सकता है, क्योंकि ई और एफ का जेंडर नहीं क्लियर हुआ। लेकिन रिश्ता तो पता चल गया ना कि बी का यहां से भी रिश्ता पता लग रहा है, यहां से भी रिश्ता पता लग रहा है। इसका मतलब आंसर तो डी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि या तो इस क्वेश्चन में एरर है, कहीं ना कहीं यहां पे कुछ ना कुछ छूटा हुआ है।
समझ रहे बात को? या फिर मैं कह सकता हूं कि अगर तुम्हें प्रायोरिटी के आधार पे, प्राथमिकता के आधार पे आंसर देना है, क्योंकि एग्जामिनर यही चाहता है कि अगर हमारा ऑप्शन ऊपर ही मिल जाए, सफिशिएंट हो जाए, तो लास्ट ऑप्शन को हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो अगर प्राथमिकता के हिसाब से एग्जामिनर ने सेट किया तो हमारा आंसर सी होगा। प्राथमिकता हमने सी को देनी पड़ेगी। बात समझ में आई? ई को नहीं। जबकि अगर मैं कहूं कि हमारे आंसर दोनों हो सकते हैं, दोनों, ठीक है ना, सी भी सही है, डी भी सही है, क्योंकि दोनों से रिलेशन का पता चल जाएगा। क्लियर हुई बात? तो लेकिन प्राथमिकता के हिसाब से सी, या फिर क्वेश्चन में एरर है कहीं ना कहीं। क्लियर हुई बात? और सीधी सी बात है, कोई भी एग्जाम दोगे तो एक दो सवाल तो उसमें रॉन्ग होता ही होता है, कोई ना कोई एरर उसमें होता ही होता है, ठीक है ना। तो कोई बड़ी वाली बात नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर जानबूझ के ये गलतियां करता है, क्योंकि वो ये चाहता है कि देखते हैं कि कितने बच्चे एक ही क्वेश्चन में बाकी क्वेश्चन को बर्बाद करने वाले हैं। अगर भाई क्वेश्चन नहीं बन पाया तो स्किप कर जाओ, अगले क्वेश्चन पे जाओ। अगर तुम्हें बाद में लास्ट में समय मिलता है तो उस क्वेश्चन को फिर से देख सकते हो। हालांकि फिर से देखने का मौका बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है एग्जाम में। खैर चलिएगा, वो तो आपके प्रैक्टिस के ऊपर बात होगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 99। किसी कक्षा में दिनेश का रोल नंबर 10वां है, जबकि उमा का रोल नंबर 16वां है। दमयंती का रोल नंबर क्या है? उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी? तो भाई ये भी रैंकिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, समझिएगा। रैंकिंग अरेंजमेंट को हमने कैसे करना है, तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखिएगा भाई, ये होगी हमारी एक लाइन, ठीक है ना। अब देखिएगा, यहां से ये हिस्सा हुआ हमारा लेफ्ट यानी कि बायां, और ये हुआ राइट यानी कि दायां। अब ध्यान से सुनना, किसी कक्षा में दिनेश का रोल नंबर 10वां है। दिनेश का रोल नंबर क्या है भाई? 10वां है। तो मैंने यहां पे मान लिया कि ये दिनेश है। ये कौन है? दिनेश है। ये कौन है? दिनेश है। और इसका रोल नंबर क्या है? इधर से बाएं तरफ से 10वां है, ठीक है ना। किसी कक्षा में दिनेश का रोल नंबर 10वां है, क्योंकि इसमें ना तो दायां बोला ना बायां बोला। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम बाएं तरफ से शुरू करते हैं ना, शुरुआत हमारी बाएं तरफ से होती है। दिनेश का रोल नंबर 10वां है, जबकि उमा का रोल नंबर 16वां है। जबकि उमा का रोल नंबर 16वां है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उमा के बारे में नहीं पता, तो इसका मतलब उमा का रोल नंबर भी क्या होगा? 16वां। ये हो गया यहाँ पे उमा, यह क्या होगी? उमा, क्योंकि उमा के बारे में ये नहीं दिया गया बाएं से दाएं से, तो बाएं से ही मान के चलना है हमें, ठीक है ना। तो उमा का रोल नंबर ये क्या हो गया? 16वां। यहां तक कोई दिक्कत? आप कहोगे सर नहीं कोई दिक्कत नहीं है, उमा का रोल नंबर हुआ भाई 16वां। दमयंती का रोल नंबर क्या है? आपसे जानना चाहता है दमयंती का रोल नंबर क्या है। चाहे उमा को आप यहां पे बना सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उमा का रोल नंबर यहां पे ले लो, उमा, ये हुआ यहां पे बाएं तरफ से 16वां। तो ये इधर दायां वाला हिस्सा हो गया, ठीक है ना। तो दमयंती का रोल नंबर क्या है? उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी? तो कह रहा कि कक्षा में 20 छात्र है, कक्षा में 20 छात्र है, ठीक है। डिस्टेंस 21 की हो जाएगी, है कि नहीं? डिस्टेंस किसकी हो जाएगी? 21 की। लेकिन क्या 21 से मुझे ये पता चल पाएगा दमयंती का रोल नंबर क्या होगा? है भाई, ये तो नहीं पता चल पाया ना। दमयंती के बारे में तो इसमें जिक्र ही नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन ये तो गलत ही हो गया, ठीक है ना। बी ऑप्शन में कह रहा कि दमयंती का रोल नंबर दिनेश के रोल नंबर से 6 स्थान आगे है। दमयंती का रोल नंबर दिनेश के रोल नंबर से 6 स्थान आगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर दिनेश का रोल नंबर बाएं तरफ से 10वां है तो इसके 6 स्थान आगे तो उमा का रोल नंबर है, तो दमयंती कहां से आई बीच में? तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये तो उमा का रोल नंबर पड़ेगा जो ये दमयंती का बनाने की कोशिश कर रहा है, साजिश में है, ठीक है ना। तो चलिए बी ऑप्शन भी गलत हुआ। सी ऑप्शन पे बात करते हैं। दमयंती का रोल नंबर उमा के बाद है। अब ये उमा है 16वां, उमा के बाद पता नहीं कितना होगा भाई, हमें तो पता नहीं इसमें लाइन में कितने बच्चे बैठे हैं, क्योंकि 20 छात्र तो ये पहले ऑप्शन के हिसाब से थे, लेकिन सी ऑप्शन के हिसाब से तो नहीं पता चला ना। सी ऑप्शन के हिसाब से कि इसमें कितने छात्र हैं नहीं पता चला ना, तो इसका मतलब उमा के बाद है, ये नहीं पता कहां पे होगा, तो इसका मतलब सी ऑप्शन भी गलत हो गया। और ये बात मैं बार बार कह चुका, जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हो तो एक ऑप्शन जो बचेगा वही फाइनल आंसर हो जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका जवाब होगा, ठीक है। देखिएगा कैसे होगा डी ऑप्शन, समझिएगा भाई। मुझे बताइएगा दमयंती और दिनेश के बीच रोल नंबर वाले छात्रों की संख्या। दमयंती और दिनेश के बीच रोल नंबर वाले छात्रों की संख्या दमयंती और उमा के बीच रोल नंबर वाले छात्रों की संख्या के समान है। अब एक बात बताओ, यहां तक की डिस्टेंस 16 है, यहां तक की डिस्टेंस कितनी मेरे भाई? 10 है, तो बीच की डिस्टेंस कितनी बनेगी? है भाई, ये तो आप जानते ही होगे ना, ये तो बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले।
कंसेप्ट। तो बीच की डिस्टेंस कितनी होगी ये आप कहोगे सर ये डिस्टेंस होगी आपकी 6। 16 में से इधर से 16 में से 10 घटा दो 6 की डिस्टेंस बनेगी। अब कह रहा क्वेश्चन में कि दमयंती और दिनेश के बीच रोल नंबर वाले छात्रों की संख्या और दमयंती और उमा के बीच रोल नंबर वाले छात्रों की संख्या समान है। इसका मतलब यह हुआ कि दमयंती जो है वो बिल्कुल ठीक बीच में बैठी है। दमयंती बिल्कुल ठीक बीचों बीच है, किसके, दिनेश और उमा के बिल्कुल ठीक बीच में है। इस बात का मतलब ये हुआ कि छात्रों की संख्या जो समान बोल रहा है, समान का मतलब ये हुआ कि दमयंती बिल्कुल ठीक बीचों बीच है। अगर ये डिस्टेंस 6 है मेरे भाई, अगर ये डिस्टेंस आपकी 6 है तो 6 बटेगी बराबर बराबर दोनों में। तो 3 की डिस्टेंस ये हुई और 3 की डिस्टेंस ये हुई, ठीक है, 3 की डिस्टेंस ये हुई और 3 की डिस्टेंस ये हुई। तो मैं कह सकता हूं यहां पे 2 छात्र हैं, क्योंकि पर्सन डिस्टेंस से एक कम, यहां पे भी कितने छात्र हैं, 2 छात्र हैं। तो इन दोनों के बीच में 2-2 छात्र बैठे हैं, क्योंकि डिस्टेंस 3-3 की है, ठीक है ना। लेकिन वो आपसे जानना कुछ और चाह रहा था, वो आपसे जानना चाह रहा था कि दमयंती का रोल नंबर क्या है, दमयंती का रोल नंबर क्या है। तो भाई 10 तो ये हो गया, ये डिस्टेंस 3 और बढ़ा दो तो कितना हो गया रोल नंबर, इधर से बाईं तरफ से 13वां ना। तो इस सवाल का जवाब हुआ 13वां, कि दमयंती का रोल नंबर बाईं तरफ से 13वां होगा, क्योंकि 10 तो डिस्टेंस है, 3 और बढ़ गई तो 13वां हुआ कि नहीं। इसका मतलब डी ऑप्शन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। क्लियर हुई बात यहां तक, ये डाटा सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देने के लिए, ठीक है भाई। मैं आशा करता हूं कि आप चीजों को अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है भाई। देखो थोड़ा फीवर भी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं पूरी जी जान से मेहनत कर रहा हूं आपके लिए कि आपको कुछ ना कुछ यहां से बेनिफिट मिले, ठीक है। आप शेयर करते रहना वीडियो को, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि इस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है भाई। देखिए पढ़ लीजिएगा इतने हैं। क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है ना। आग का दरिया था, डूब के जाना था, ठीक है भाई। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 100। हर्षद की आयु उसके बेटे विजय की आयु की 4 गुनी है। 4 साल पहले सुधा की आयु उसके बेटे विजय की आयु की 6 गुनी थी। सुधा की वर्तमान आयु कितनी है? उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी? तो ये कह रहा है कि 4 वर्ष बाद हर्षद और सुधा की आयु में 4 वर्ष का अंतर है। क्या अंतर है? 4 वर्ष का। हर्षद और सुधा की आयु में 4 वर्ष का अंतर है। देखो पूछ क्या रहा आपसे, सुधा की वर्तमान आयु पूछ रहा। सुधा की वर्तमान आयु आपसे जानना चाहता है। आयु यानी कि वैल्यू में आयु निकलेगी। अगर वैल्यू में आयु निकलेगी तो आपके पास वैल्यू गिवन होनी चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा 4 वर्ष वैल्यू दे रखी है। कह रहा है कि 4 वर्ष बाद हर्षद और सुधा की आयु का योग उनकी वर्तमान आयु के योग से 8 अधिक है। ये तो 8 अधिक कह रहा, 8 वर्ष अधिक है, कुछ वर्ष थोड़े बोला ना, तो ये 8 वैल्यू थोड़ी हुई, वर्ष की बात चल रहा, तो पूरी वैल्यू होनी चाहिए था ना, 8 वर्ष बोलना चाहिए था इसको। तो इसका मतलब ये वैल्यू में मैं काउंट नहीं कर सकता। 4 वर्ष पहले हर्षद, विजय और सुधा की आयु का योग उसकी वर्तमान आयु के योग से 12 कम था। बताओ 12 कम, अगर बोलता 12 वर्ष कम था तो हम सोचते कि ये वैल्यू है, लेकिन ये 12 कम था, ये कोई बात समझ में नहीं आई, तो मैं इसको वैल्यू की श्रेणी में नहीं देता। तो मेरे हिसाब से ये दोनों ऑप्शन गलत हो चुके, ठीक है ना, बी भी और सी भी। हर्षद, विजय और सुरक्षा लिखा हुआ है यहाँ पे। हर्षद, विजय और सुरक्षा की औसत आयु सुधा थी, है ना। हर्षद, विजय और सुधा की औसत आयु सम संख्या में है। यहाँ तो कोई वैल्यू ही नहीं दी गई, तो इसका मतलब क्या होगा? 3 ऑप्शन गलत हो गए और ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भाई मैं अगर एग्जाम देता तो मैं इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर देता। क्लियर हुई बात? और यही अप्रोच आपके डेवलप करनी है मुझे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं एग्जाम में सोल्व ना करके, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अगर वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। अगर वैल्यू निकालनी और वैल्यू ही ना हो तो फिर कैसे निकाल लोगे भाई? नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो आंसर क्या हुआ? ए। लेकिन फिर भी समझ लेते हैं हम इसको कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो हर्षद की आयु उसके बेटे विजय की आयु की 4 गुनी थी 4 साल पहले, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, H फॉर हर्षद मान लो, V फॉर विजय मान लो और S फॉर सुधा। 3 लोग हैं, प्रेजेंट एज में बीच में मान लूंगा, ठीक है ना, क्योंकि 4 साल पहले का भी जिक्र है क्वेश्चन में। तो 4 साल पहले का भी जिक्र है, तो 4 साल पहले ये ऊपर की तरफ कर दिया मैंने, ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। कह रहा है कि सुधा की आयु उसके बेटे की विजय की आयु की 6 गुनी थी। 4 साल पहले सुधा की आयु उसके बेटे विजय की आयु की 6 गुनी थी। अब 4 साल पहले मुझे विजय की आयु का नहीं पता, मैंने थोड़ी देर के लिए विजय की आयु x मान ली। तो सुधा की आयु 6 गुनी होगी, तो इसका मतलब ये 6x होगी कि नहीं। अगर मैं इनको प्रेजेंट में लाना चाहूं तो 4 तो इसमें जुड़ेंगे और 4 इसमें जुड़ेंगे, तो x + 4 ये हो गया और 6x + 4 ये हो गया। आप कहोगे सर बिल्कुल,
अब क्वेश्चन में पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, हर्षद की आयु उसके बेटे विजय की आयु की 4 गुनी है। तो इसका मतलब यहां पे ना तो 4 साल पहले की बात कही ना 4 साल बाद की बात कही। तो अब अगर ऐसी कंडीशन हो तो इसका मतलब ये वर्तमान की बात है। तो हर्षद की आयु उसके बेटे विजय की आयु की 4 गुनी है। तो हर्षद की आयु क्या बनेगी 4 गुनी, तो 4 की मल्टीप्लाई करके लिख दो 4x प्लस 4 चौक 16। ये किसकी आयु होगी भाई, वर्तमान में हर्षद की आयु। अब अकॉर्डिंग टू देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आयु से रिलेटेड एज से रिलेटेड, तो हमेशा हम एक फॉर्मेट पर काम करते हैं, एक ही फॉर्मेट पे, चाहे क्वेश्चन कितना भी तगड़ा हो, कितना भी भयंकर हो, कितना भी कमी ना हो, ठीक है ना। सिंगल एक फॉर्मेट पे काम करना है, जो मैं फॉर्मेट यहाँ पे बना रहा हूं, ठीक है ना। ये नहीं करना कि माना विजय की आयु x वर्ष है और फिर इस तरीके से लिख के पूरा डिटेल में लिखने, कोई जरूरत नहीं, फॉर्मेट को समझो, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे क्वेश्चन में क्या बोल दिया, अब क्वेश्चन में बोल दिया उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे, हाँ सुधा की वर्तमान आयु पूछ रहा भाई, ये पूछ रहा है सुधा की वर्तमान आयु क्या होगी, ये पूछ रहा है ना सुधा की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहां पे लिख रहा था सुधा की आयु उसके बेटे विजय की आयु की 6 गुनी थी, ये तो हो गया। सुधा की वर्तमान आयु कितनी है ये पूछ रहा है। इतनी इन्फॉर्मेशन थी भाई मेरे पास अब तक, इसमें जो 2-3 लाइन लिखी हुई है केवल इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है ना। और सुधा की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो मैं ये बात समझता हूं कि सुधा की वर्तमान आयु में तभी निकाल सकता हूं बेटा जब मेरे पास x की वैल्यू होगी, और x की वैल्यू में तभी निकालूंगा जब मेरे पास कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब वैल्यू तो मुझे केवल एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रही, तो इसका मतलब आंसर यही होगा, ठीक है। चलो चेक करते हैं 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद की घटना है भाई साहब, 4 वर्ष बाद, ये लिख दी मैंने 4 वर्ष, यानी कि और नीचे 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद हर्षद और सुधा की आयु में, हर्षद की बात कर रहे हैं और सुधा की बात, तो 4 वर्ष बाद कितनी होगी 4x प्लस 16 में 4 जोड़ दोगे 20, और सुधा की आयु कितनी होगी 6x प्लस 4 और 4 8, ये होगी 4 वर्ष बाद सुधा की आयु, ये होगी 4 वर्ष बाद हर्षद की आयु, ठीक है भाई। तो कह रहा कि 4 वर्ष बाद हर्षद और सुधा की आयु में 4 वर्ष का अंतर है, तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है भाई 4 वर्ष का। देखो ये वर्ष है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 वर्ष, क्लियर होगी बात। तो वर्ष दिया हुआ है, वैल्यू की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना बात को। अब ये दो 4x में से माइनस के 6x घटाओगे तो माइनस के 2x बचेगा, आप कहोगे सर बिल्कुल। 20 में से तुम 8 घटा दोगे तो प्लस के 12 बचेगा, आप कहोगे सर बिल्कुल। और 12 को उधर भेज दोगे तो माइनस के 12 और प्लस के 4, तो क्या बचेगा भाई माइनस के 8 बचेगा कि नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल। तो माइनस से माइनस कट जाना है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 चौक 8 यानी कि 4। तो x की वैल्यू तो हमने निकाल ही ली, इसका मतलब तो x की वैल्यू आई भाई हमारी कितनी 4 आ गई। तो x की वैल्यू अगर 4 है तो कितनी 4 24 24 और 4 28, इसका मतलब सुधा की जो वर्तमान एज होगी वो 28 वर्ष होगी, जो कि पहले ऑप्शन ने कमाल कर दिया, यानी कि पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। तो यहां पे 2018 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर 3 क्लास में मैंने पूरा किया, ठीक है ना। पहली क्लास 2 घंटे की बन गई थी क्योंकि इसमें मुझे कंसेप्ट बताने पड़े थे, ठीक है ना। दूसरी क्लास में लगभग 1 घंटे की, और ये 1 घंटे से थोड़ी सी ज्यादा हुई, ठीक है ना। तो भाई 3 क्लास को पूरा अच्छे से देख लोगे, पूरा घोट के पी जाना। इसमें जितना भी कंसेप्ट मैंने आपको बताया वे सारे कंसेप्ट अच्छे से रीड कर लेना। अब जो 2018 शिफ्ट फर्स्ट था यानी कि सुबह की मीटिंग वाला, तो अब जो दूसरी शिफ्ट वाला पेपर होगा, सेकंड शिफ्ट वाली प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा मैं, तो उसमें मैं कोई कंसेप्ट नहीं बताने वाला क्योंकि कंसेप्ट का काम हो गया खत्म। 1-2 सेट में बताए जाते हैं कंसेप्ट, बाकी तुम पिछली क्लास को देखकर ही आगे की क्लास देखना, तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। और नई नई चीजें सीखने को मिलेगी जो तुम कभी भी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस यानी कि प्रीवियस की प्रैक्टिस से तुम्हें बहुत फायदा मिलने वाला है हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो कोई भी सरकारी एग्जाम हो। क्लियर हुई बात। तो चलिए भाई और वीडियो को नहीं बढ़ाते, आज के लिए यहीं तक बहुत था, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई शिफ्ट के साथ, ठीक है। जय हिंद जय भारत।